हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू, कल जाते जाते हम चर्चा करके गए थे सीपीसी पर। आप सामने देखना, पहले सीपीसी रिवाइज करेंगे, फिर एनबीई की चर्चा करेंगे, फिर सीपीसी और एनबीई के एडवांटेजेस उसकी चर्चा करेंगे, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, तब जाके कंट्रोलिंग प्रोसेस पूरा होगा। 1.5 दिन ऑलरेडी चलते हुए हो गए हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस को, आज का आधा दिन भी और खाएगा ये कंट्रोलिंग प्रोसेस। चलो यार, कोई कितना टाइम लगना है वो लग रहा है बाबू। फोर्थ स्टेप पढ़ रहे थे हम कंट्रोलिंग प्रोसेस में, नोन एज एनालाइजिंग डेविएशन। इधर देखना, पहले नहीं करो, छोड़ दो, कुछ नहीं चाहिए मुझे भी, आप सामने बाबू। एनालाइजिंग डेविएशन कहता है कि हर फील्ड में कुछ ना कुछ डेविएशन आना पॉसिबल है। दुनिया में 100% नाम की कोई चीज़ नहीं है, हर फील्ड में डेविएशन आ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट फील्ड का डेविएशन अर्जेंटली करेक्ट करना जरूरी है। इनसिग्निफिकेंट फील्ड का डेविएशन इग्नोर भी किया जा सकता है। इतनी बात इंट्रोडक्शन बोलती है। इसने बताया डेविएशन को एनालाइज करने की दो टेक्निक है, वन इज सीपीसी एंड अदर वन इज एमबीई। सीपीसी मतलब क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल। देख लो तुम्हारे हालात, इसकी फुल फॉर्म तक नहीं याद। सीपीसी मतलब क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल। बेटा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है? कहता है सिंस इट इज नीदर इजी नॉर इकोनॉमिकल टू चेक ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो कंट्रोल शुड फोकस ओनली ऑन द केआरएस। कहते हैं ना तो आसान पड़ेगा ना ही सस्ता पड़ेगा हर डेविएशन को करेक्ट करा पाना। आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ के आर एस की फील्ड में डेविएशन को करेक्ट करने का। तो ये बोलता है नॉन के आर एस को इग्नोर कर दो। पर बाबू जब भी ये इग्नोर करने को बोलेगा, आपको पता है मैंने आपको क्या बताया था कल? बेटा ये कहेगा के आर एस को कंट्रोल कर दो, मतलब कौन कंट्रोल करेगा? टॉप लेवल विल कंट्रोल के आर एस। और ये कहेगा नॉन के आर एस को इग्नोर कर दो, मतलब इसको कौन कंट्रोल करेगा? मिडिल लेवल और लोअर लेवल से कंट्रोल कराएंगे। बेटा इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग एट दीज पॉइंट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन विल सफर। अगर यहाँ पर गड़बड़ होगी ना तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रोना पड़ेगा, इतनी दिक्कत आ सकती है। कल मैंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का एग्जांपल देकर उसके एक्सपेंसेस को केआरए और नॉन केआरए में भी डिवाइड करना सिखाया था, ठीक है ना जी? और बाबू एग्जाम्पल भी दिया था, ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। एन इंक्रीज इन 7% लेबर कॉस्ट इज मोर ट्रबलसम देन एन 18% इंक्रीज इन द स्टेशनरी एक्सपेंडिचर। बाबू 7% लेबर कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि वो क्या है, ये ज़्यादा नुकसान देगी। अगर स्टेशनरी एक्सपेंस 18% भी बढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं। और मैं कहता हूँ 18 के में 180% बढ़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, और 1800% बढ़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 लाख 2 लाख का खर्चा है, अगर वो बाबू 1800% भी बढ़ गया, 1800% का मतलब 18 गुना भी हो गया। अरे 1 लाख का खर्चा 18 गुना भी हो गया, कोई नहीं, 19 लाख का खर्चा हो गया, 18 लाख फालतू खर्च हो गए। बाबू यहाँ अगर 1000 करोड़ का खर्चा 7% बढ़ेगा, 70 करोड़ रुपए बढ़ जाएंगे। 18 लाख कहाँ है और 70 करोड़ कहाँ है, थोड़ा सा तो समझ लो। तो कंट्रोल करने की कोशिश सिर्फ इसको करना, और टॉप लेवल अगर इसको कंट्रोल करेगा ना तभी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बना रहेगा हमारा, कॉस्ट एफिशिएंसी बनी रहेगी। टॉप लेवल से ये कंट्रोल कराओगे लाख लाख रुपए के खर्चे। कल मुकेश अंबानी की बात बताई थी मैंने, तो आइडिया तो लग ही गया होगा कि टॉप लेवल से कभी कंट्रोल नहीं कराएंगे। अच्छा, मिडिल लेवल और लोअर लेवल से कंट्रोल कराने का फायदा? सर मैंने ना ये सारे फायदे डेलीगेशन में बताए हुए हैं। सर आज उनसे रूटीन प्रॉब्लम सॉल्व कराओगे तभी तो बेटा वो स्किल्स डेवलप होंगे जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए। कभी रूटीन प्रॉब्लम सॉल्व कराओ ना, प्रमोशन कर पाओगे? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करा पाओगे? 1-2 साल रूटीन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी तो प्रमोशन के लिए वर्दी होंगे। समझ में आ रही है ना बात? दूसरी बात भाई, जब ये आपकी वहाँ पर एक हेडिंग आती है मोटिवेशन फैक्टरी, वहाँ पर भी मैंने ऐसे समझाया था। बाबू इनको पता क्या लगता है कि मैं टॉप लेवल की अथॉरिटी शेयर कर रहा हूँ, टॉप लेवल का काम है डिसीजन मेकिंग, ये मुझसे डिसीजन मेकिंग करा रहे हैं, मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो सर एम्प्लॉय का मोरल बड़ा बूस्टअप कर जाता है कि टॉप लेवल की अथॉरिटी शेयर करने को मिल रही है मुझे, टॉप लेवल का काम करने को मिल रहा है मुझे, डिसीजन मेकिंग मुझसे करा रहे हैं, ये भी एक फायदा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ते हैं, ये बात मैंने कल समझा दी थी, मैंने सब रिपीट। अच्छा, एम बी, वो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन।
बहुत बढ़िया टेक्निक, बहुत ही बढ़िया। फ़र्क समझना, इन दोनों में फ़र्क है बाबू। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन सबसे पहले ये तो बात ही KRA की करता है, ये बात ही नहीं करता नॉन KRA पे। तो ये कहता है सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें करो मुझसे, सिग्निफिकेंट। पर सिग्निफिकेंट में भी ना बेटा ये दो बातें करता है बाबू। ये कहता है कि हर KRA में ना अपनी एक्सेप्टेबल लिमिट तय कर दो। अगर डेविएशन चले गए बियॉन्ड एक्सेप्टेबल लिमिट तो उसको हम कंट्रोल कराएंगे टॉप लेवल से। अगर डेविएशन विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट है तो हम किसी से कंट्रोल नहीं कराएंगे। किसी से कंट्रोल ना कराने का मतलब ये है कि हम मिडिल लेवल और लोअर लेवल से कंट्रोल कराएंगे। देखो मैं समझाता हूँ इस टेक्निक का मतलब क्या है बाबू। ये कहती है, जैसे इसकी लाइन है ना, सिंस इट इज नीदर इजी नॉर इकोनॉमिकल टू चेक ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो कंट्रोल शुड फोकस ओनली ऑन द KRAs। ये लाइन लिखोगे नंबर 4 है, इसकी एक लाइन है। एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग। दुनिया में हर चीज को कंट्रोल करने जाओगे ना, इसको बचा लो, उसको बचा लो, यहाँ भी बचा लो, वहां भी बचा लो, एक नहीं बचने का। एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग। कुछ कंट्रोल नहीं होगा। ये पता है क्या कह रहा है? कह रहा है आप ये मत सोचो कि खर्चा 1 रुपया नहीं पड़ेगा। मान लो लेबर कॉस्ट की बात है, ठीक है जी। हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि 18% स्टेशनरी बढ़े या 7% लेबर, 7% लेबर थी, 18% स्टेशनरी थी, ये तो डिसाइड हो गया। यार ये बताना चाहता है कि कहता है पहली बात तो KRA की बात करो, दूसरी बात हर KRA में ना अपनी एक्सेप्टेबल लिमिट तय कर दो। खर्चा कुछ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर पिछली बार वेजेस आपने 1000 करोड़ की दी है, ये टेक्निक कहती है अब ये मत सोचना कि अगली बार ये 1000 करोड़ की रुपये ना हो, तो कुछ तो बढ़ेगा ना भाई। एम्प्लॉय प्रमोशन नहीं एक्सपेक्ट करते, एम्प्लॉय बोनस एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर उनको प्रमोट करोगे, उनको बोनस दोगे, कुछ तो वेजेस पे बर्डन बढ़ेगा ना आपका। तो उसका कहने का मतलब यह है कि बात तो KRA की करो, पर हर KRA में ना अपनी एक बर्दाश्त करने की ताकत भी रख लो, अपनी एक एक्सेप्टेबल लिमिट भी रख दो। NCERT इसको प्रेस्क्राइब्ड लिमिट बोलती है, कुछ प्राइवेट राइटर और इंक्लूडिंग में हम इसको बोलते हैं एक्सेप्टेबल लिमिट। एक्सेप्टेबल लिमिट मतलब बर्दाश्त करने की ताकत। बाबू अगर तुम्हारा डेविएशन एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर अंदर आया तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ भी ना करने का मतलब पता ही है कौन क्या करेगा, मिडिल लेवल और लोअर लेवल विल कंट्रोल द मैटर। और अगर डेविएशन एक्सेप्टेबल लिमिट के बियॉन्ड निकल गए तो बेटा टॉप लेवल विल टेक केयर ऑफ इट। मान लो आपने वेजेस में बर्दाश्त करने की ताकत रख दी 5%, कि अगर डेविएशन 5% तक आया मुझे कोई दिक्कत नहीं। पिछली बार खर्चा 1000 करोड़ का हुआ है, अगर 5% तक भी बढ़ गई लेबर कॉस्ट, मतलब 1050 करोड़ भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो बढ़ेगी ना, जब 1050 करोड़ तक भी आएगी हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत का मतलब पता है क्या है? मिडिल लेवल को कहेंगे कैसे बढ़ गई, कंट्रोल करने की कोशिश करो, डोंट नो बजाएं। उनसे रूटीन काम करा रहे हैं, हमें ये भी पता है 1 रुपया भी नहीं बचेगा उसके बाद भी ना बचे। कुछ तो सोचेगा, कुछ तो दिमाग लगाएगा। अगर 1 आध करोड़ का फायदा करा देगा तो हमें लगेगा ना प्रमोशन कर सकते हैं, फ्यूचर में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी झेल पाएगा। जैसे ही ये खर्चा एक्सेप्टेबल लिमिट के बियॉन्ड निकला, तुम्हारे 5% बर्दाश्त करने की ताकत थी, खर्चा हो गया 6%। सर अब टॉप लेवल को आना ही पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्या मैं क्लियर हूँ? फर्क है दोनों में। ये तो बात करता है KRA अलग चीज़ है, नॉन KRA। KRA को कंट्रोल करो। ये कहता है बात सिर्फ KRA की करो, हर KRA में एक एक्सेप्टेबल लिमिट रखो, उसके बियॉन्ड डेविएशन जाए तो टॉप लेवल को रिपोर्ट करो, वरना मत करो। ठीक है, एक और इंसिडेंट शेयर करता हूँ, एक रोलिंग शेयर करता हूँ आपके साथ, उससे आपको टेक्निक बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मेरी बात सुनना ढंग से। मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड टेररिस्ट था कसाब, जिसको मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया था। सुना है आपने ऐसा? क्या बताऊँ आपको? ठीक है, कसाब को ना मुंबई पुलिस ने जिंदा पकड़ लिया था, और उसमें एक हवलदार का बहुत बड़ा रोल था, मैं नाम भूल गया उनका। 25-26 गोलियां खाई थी। हाँ हाँ, मतलब क्या हुआ, एक ट्रैफिक सिग्नल था, मतलब वो तो फैल ही गया था मुंबई में पूरा के पूरा। तो एक ट्रैफिक सिग्नल आ रहा था, वहाँ पर पहले ही बोला हुआ था कि इस एरिया से कसाब की गाड़ी जाएगी।
वो भाग गया था मार मूर के सबको। तो जब उस एरिया से गाड़ी जानी थी तो सारे बड़े बड़े ड्रम लगाकर उन्होंने पैक कर दिया, बहुत पुलिस थी, अंधाधुन फायरिंग करी उसकी कार पे, अंधाधुन फायरिंग, मतलब कई राउंड फायर के हो गए होंगे, 500 गोलियां चला दी। ठीक है, जब इतनी फायरिंग हो रही थी दिख तो कुछ नहीं रहा होता, सिर्फ धुआं धुआं और कुछ नहीं। मैंने सोचा खत्म हो गया। आगे आगे हवलदार, पीछे पीछे इंस्पेक्टर, बहुत सारे जने जा रहे थे गाड़ी के आसपास। वो अचानक से उठा, उसने गोलियां चलानी शुरू कर दिया था। पर वो क्या हुआ, एक हवलदार उसकी बंदूक के आगे कूद गया और बस उसे पकड़ के रखा, 25-26 गोलियां खा गया अकेला अपने ऊपर, बाकी सबको बचा गया। तो जिंदा पकड़ा गया था कसाब। ठीक है ना, क्या मैं और कोई बुराई नहीं करना चाहता, 1 करोड़ पर डे उसकी सिक्योरिटी पे खर्च करा, उसे कितने साल जिंदा रखा, उसके बाद फांसी दी। अरे भाई हम लॉ में ना जो इंडिया के। खैर छोड़ो, मेरा मुद्दा नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जब कसाब के खिलाफ चार्जशीट फाइल करी ना मुंबई पुलिस ने, जब भी कोई आतंकवादी या कोई भी क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करनी होती है कि इसके क्या क्या क्राइम है, ऐसा कुछ करके बताना पड़ता है पुलिस को, कोर्ट को। तो कुछ 1000 पेज की थी। भाई साहब, जज साहब को इतना गुस्सा आया, उन्होंने खींच के मारी, कोर्ट में ठा के फेंक दी फाइल को। और उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, और ये बाकायदा अवेलेबल है गूगल पर, जो मैं बात करूँगा, कि आप क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इन टेक्निक का इस्तेमाल करके मुझे बस ये बता दो 2 पेज में इसने क्राइम क्या किया है। आपकी तो शुरुआती पेज में ये लिखा हुआ है कि ये कहाँ पैदा हुआ, बचपन में क्या करता था इसका परिवार। उन्होंने कहा नहीं, मैं क्या करूँ इसकी बायोग्राफी जान के, ये क्या करता था, मुझे तो इसकी क्राइम की रिपोर्ट दो। मुझे क्या बताने लग रहे हो कहाँ पैदा हुआ, कहाँ स्कूलिंग करी इसने, और क्या मैंने क्या जानना इसमें। समझ रहे हो ना सिग्निफिकेंट चीज क्या होती है। मैं इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर सकता, मतलब कोर्ट की जजमेंट में टेक्निक का नाम है। ठीक है, पक्का से। अब वो पेपर में इन दोनों में से कोई ना कोई तो 100% आता है, 100%। कभी ये ना फंसे ना पेपर में, तो एक और टॉपिक आ जाता है इससे रिलेटेड, एडवांटेजेस ऑफ सीपीसी एंड एमपी, कि क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के क्या एडवांटेज हैं। प्लीज़ सामने देखो, आप बताओगे, आप बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बिजनेस स्टडीज रटने की चीज़ नहीं है बेटा, ये तो मिथ है। मैं आपके सामने बना दूंगा सारी एडवांटेज, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको बतानी चाहिए। Since the top level deals with the important deviation only, it results in saving the time and effort of the organization. सिंपल, टॉप लेवल सिर्फ इंपॉर्टेंट डेविएशन से डील कर रहा है, बहुत सारा समय, बहुत सारा पैसा बचेगा ऑर्गेनाइजेशन का। सर अगर टॉप लेवल से छोटे मोटे काम भी कराओगे, पैसा बचेगा नहीं, बहुत उड़ जाएगा। मानते हो ना इस चीज़ को। अगर 1-2 लाख के खर्चे में मुकेश से अंबानी से कंट्रोल कराऊंगा तो करोड़ों रुपए लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे। समझ में आई बात। बाबू ये दोनों ही टेक्निक क्या करती हैं, सिग्निफिकेंट एरियाज को अलग रखती है, इनसिग्निफिकेंट को अलग रखती हैं। दोनों का काम देख लो एक ही है, सिग्निफिकेंट बातें अलग कर दो, इनसिग्निफिकेंट अलग कर दो। बाबू जब ये दोनों टेक्निक सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट को अलग रख देती है तो मुझे बहुत अच्छे से पता होता है कैसे सिग्निफिकेंट को कंट्रोल करके मैं ऑर्गेनाइजेशन को करेक्ट पाथ पर रख सकता हूँ। दूसरा इसका बड़ा एडवांटेज है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन का टाइम और एफर्ट सेव होगा, मनी सेव होगी। दूसरा एडवांटेज क्या है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा करेक्ट पाथ पे रहेगी अगर इन दोनों टेक्निक को आप फॉलो कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट करती है सिग्निफिकेंट चीज़ें क्या हैं और इनसिग्निफिकेंट क्या हैं। ठीक है, तीसरी बात, सर एम्प्लॉयज़ का भी भला होगा, क्योंकि इन टेक्निक में क्या होता है, डेलीगेशन का इस्तेमाल होता है। इनसिग्निफिकेंट चीज़ें हम डेलीगेट कर रहे हैं टू द मिडल एंड लोअर लेवल। बाबू लोअर और मिडल लेवल का मोरल भी बूस्टअप होगा, फ्यूचर में प्रमोशन की भी वर्दी होंगे, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी सोल्व कर पाएंगे। बस ये इसके एडवांटेज है। नोट्स उठाओ पढ़ दो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फटाफट से करो, जल्दी से पढ़कर बताओ।
वो लास्ट हेडिंग इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। सर डेविएशन के कॉजेस एनालाइज कर रहे हैं हम, कारण ढूंढ रहे हैं, क्या क्या कमियां रह गई। देखो अगर कोई डेविएशन विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट है उसके खिलाफ तो कोई करेक्टिव एक्शन लेना ही है। अगर कोई डेविएशन बियॉन्ड चले गए हैं मेरी एक्सेप्टेबल लिमिट के तो उनके खिलाफ हम करेक्टिव एक्शन जरूर लेते हैं, उनके हम कारण जो जरूर जानते हैं कि डेविएशन का कारण क्या था। सिग्निफिकेंट फील्ड का डेविएशन है, कारण जरूर खोजो, उसके खिलाफ करेक्टिव एक्शन जरूर लो। हमने कारण ढूंढने शुरू करे, कुछ पॉसिबल कारण मिल सकते हैं और उनके करेक्टिव एक्शन क्या क्या है ये एनसीईआरटी खुद दिख रही है। अगर आप मेरे नोट्स देख पा रहे हो तो मैंने 5 पॉसिबल कॉजेज ऑफ डेविएशन लिखे और उनके करेक्टिव एक्शन। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, पेपर में 2 से 3 बार ये 5 आए हुए हैं और पूछा गया सिर्फ पेपर में करेक्टिव एक्शन बता दो 5 नंबर। हंसी आ जाएगी आपको सुनकर। इधर देखना, अगर मैं कहूँ प्लीज सामने देखो, मान लो आपने कारण ढूंढा और कारण मिला डिफेक्टिव मटेरियल, कि रॉ मटेरियल खराब था आपके पास, क्या करोगे? अपने सप्लायर को बता दोगे कि मुझे स्पेसिफिकेशन का रॉ मटेरियल चाहिए और अगर आप नहीं भेज सकते तो हम सप्लायर चेंज कर देंगे, यही करोगे एक्शन। अगर मैं कहूँ बेटा कारण मिला डिफेक्टिव मशीनरी तो क्या करोगे? बाबू डिफेक्ट है ना मशीनरी में, पहली कोशिश करो रिपेयर हो सके, इफ रिपेयर इज नॉट पॉसिबल देन रिप्लेसमेंट, देन चेंज करेंगे, ठीक है ना जी। अगर बाबू कारण मिला डेविएशन आने का ऑब्सोलीट मशीनरी, सर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिफेक्टिव मशीनरी एंड ऑब्सोलीट मशीनरी, होपफुली 12th क्लास में उतना समझते होंगे। ये मशीनरी खराब नहीं है, ये मशीनरी ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब टेक्नोलॉजी वाइज आउटडेटेड है, पुरानी टेक्नोलॉजी की मशीन है, प्रोडक्शन कम करती है, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। ऑब्सोलीट का मतलब ये होता है, डिफेक्टिव मतलब खराब हो जाती है बार बार, ठीक है ना। अगर ऑब्सोलीट मशीनरी है तो क्या करेक्टिव एक्शन होना चाहिए? रिप्लेस कर दो एक ऐसी मशीन के साथ जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, यही करेंगे। अगर मैं कहूँ पुअर वर्किंग कंडीशन है, पुअर वर्किंग कंडीशन, पुअर एनवायरनमेंट फॉर द एम्प्लॉइज, सर क्या करो? इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉइज। कई बार होता है ना एम्प्लॉय को हमने इतनी पुअर कंडीशन में डाल रखा है कि पंखे ही नहीं चलते, सारा दिन भट्टी में काम करता है, उसके लिए तब भी हम पंखे नहीं चला सकते, एसी नहीं चला सकते, और अब खुद बैठे हुए आराम से इसी रूम में, ठीक है ना। जहाँ एम्प्लॉय काम करता है एक 8 वाट का 6 वाट का बल्ब लगा रखा है, उसे रोशनी प्रॉपर नहीं मिलती, आधे से ज़्यादा एम्प्लॉय की आंखें फूट चुकी हैं बारीक काम कर करके। बाबू अगर ये कारण निकल के आ रहा है, बार बार कमी निकल के आ रही है जिसकी वजह से मेरी सेल्स प्रॉपर नहीं हो पा रही या मेरा प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा, तो बेटा इंप्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्क, ठीक है ना। अगर कोई डिफेक्टिव प्रोसेस है तो बेटा चेंज द प्रोसेस टू। तो ये मैंने 5 पॉसिबल कॉजेज ऑफ डेविएशन और उनके करेक्टिव एक्शन लिखे हैं, ये सब मैंने एनसीईआरटी से कॉपी किया, ये मेरे वर्ड्स नहीं है। और मैं बता देता हूँ बेटा ये पेपर में 5 अगर आ जाए ये और इनके करेक्टिव एक्शन लिखने को आ जाए 5 नंबर, हंसी तो देखो कितनी आनी चाहिए आपको, एक एक वर्ड लिखने का 1-1 नंबर है भाई, उन्होंने सोचना भी क्या है, ठीक है। आगे बढ़ जाए बाबू, लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग निकालना, एक टॉपिक होगा लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। 4 हेडिंग है, मिल गया। आओ जी बाबू, पहली हेडिंग लिखी है डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, मिला। कल मैंने एक बात बोली थी कि ये हेडिंग आएगी लिमिटेशन में, बोली थी मैंने। बाबू कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां क्वांटिटी में स्टैंडर्ड सेट नहीं हो सकता, वहां कंट्रोलिंग फेल हो जाती है, याद है ना। जहाँ क्वांटिटी में स्टैंडर्ड फिक्स नहीं होते वहाँ कंट्रोलिंग फेल हो जाती है, कल बताया था ना। एरियाज के एग्जांपल दे दो, एम्प्लॉय मोरल, जॉब सेटिस्फैक्शन, ह्यूमन बिहेवियर, ये सब एग्जांपल हो सकते हैं। आपके दिमाग में मुझे ह्यूमन बिहेवियर बदलना है, कितना क्वांटिटी में बताओ, बताया जा सकता है इसको। मुझे एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फैक्शन देना है, बता दोगे क्वांटिटी में। एम्प्लॉय का मोरल बूस्टअप करना है, बता दोगे क्वांटिटी में। बाबू ये कुछ ऐसी फील्ड हैं, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ कभी क्वांटिटी में ऑब्जेक्टिव सेट नहीं हो सकता,
अगर क्वांटिटी में ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होगा, कभी एक्चुअल परफॉर्मेंस भी क्वांटिटी में नहीं आएगी, ना कंपैरिजन हो पाएगा, ना डेविएशन निकलेंगे, ना उनके पॉसिबल कॉजेस, ना करेक्टिव एक्शन, कुछ भी नहीं हो सकता, पूरी कंट्रोलिंग फेल है। क्लियर है बात? पक्का से बाबू सेकंड हेडिंग को 2 मिनट के लिए रोकना, आप पढ़ना थर्ड हेडिंग की तरफ। हेडिंग का नाम है रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। मतलब बेटा मेरी तरफ देखो, अब मेरा एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल पूरे कंट्रोलिंग चैप्टर काम आएगा। कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा, कल आखिरी हेडिंग तक यही एग्जाम्पल चलेगा। मान लो बेटा हमने ना एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने की एक टेक्निक का इस्तेमाल करें, कंट्रोल सिस्टम अडॉप्ट करा। वो कंट्रोल सिस्टम है हमने पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करा दिया, ठीक है भाई। रोज सुपरवाइजर को गिनना पड़ता था एम्प्लॉय कितना प्रोडक्शन कर रहा है, रोज लिखना पड़ता था कॉपियों में। हमने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कवर कर दिया विद सीसीटीवी कैमरा, कि जब ये शाम को जाने लगेंगे सीसीटीवी में बैठ के गिन लिया करेंगे, काम खत्म, ठीक है। ये हमने कंट्रोलिंग की टेक्निक अडॉप्ट करी। बाबू देखो, ऐसा बोला जाता है कि कोई भी एम्प्लॉय ना इससे खुश नहीं होगा, बल्कि उसको रेसिस्ट करेगा कि ये क्यों लगा दिए सीसीटीवी कैमरा। पता है एम्प्लॉय की सोच क्या है? वो कभी ये नहीं सोचेगा कि प्रॉपर कंट्रोलिंग इज इन द फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि वो पता है क्या सोचेगा? वो सोचेगा इट इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर फ्रीडम, कि हमारी फ्रीडम के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। अब ये तो हमें चोर समझते हैं, ये हमें डिसऑनेस्ट समझते हैं, तभी तो सीसीटीवी कैमरा हमारे सर के ऊपर लगा दिया। अब तो हम लंच टाइम आधे घंटे से क्या 35 मिनट नहीं कर सकते, वरना ये हमें टोकेंगे। तो बाबू वो कभी अच्छा सोचते ही नहीं कि ये ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए है। हर एम्प्लॉय को लगता है कि ये उनकी फ्रीडम के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, ये उनको डिसऑनेस्ट बिहेवियर समझा जाता है उनका, ये ऐसा ही सोचता है ना एम्प्लॉय। तो बेटा कहता है एम्प्लॉय हमेशा रेसिस्ट करते हैं कंट्रोलिंग को, वो चाहते नहीं उनकी एक्टिविटी को कोई मॉनिटर करे, कोई चेक करे आकर। क्लियर है बात? समझ में आती है बात? फोर्थ हेडिंग कॉस्टली अफेयर। बेटा क्या सिचुएशन कॉस्टली अफेयर होती है, मैं थोड़ा सा ये समझाऊंगा, सामने देखना। एग्जाम्पल सेम कंटिन्यू। मान लो बेटा जब आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने का डिसीजन लिया, तो जिस पर्सन से आप इंस्टॉल करा रहे थे आपने उससे कॉस्ट पूछी, तो उसने आपको बताया कि ना इन कैमरास की लाइफ है 5 ईयर्स, उसके बाद विजन ब्लर होना शुरू हो जाएगा, इसका विजन खराब होना शुरू हो जाएगा। इन 5 साल में ना आपके 5 लाख रुपए लगेंगे। इंस्टॉलेशन भी शामिल है इसमें और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी शामिल है। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब बिजली का बिल जो सीसीटीवी की वजह से आएगा। कहते 5 लाख में ही सब कुछ हो जाएगा आपका, सारे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल भी हो जाएंगे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑपरेशनल कॉस्ट भी मैंने जोड़ ली है। 5 साल में 5 लाख रुपए से ज़्यादा कुछ खर्च नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको इंस्टॉल नहीं करता तो मेरा अंदाजा है कि हर महीने ऑर्गेनाइजेशन में 5,000 रुपये की चोरी हो रही है। मेरा अंदाजा कहता है कि अगर मैं इसको इंस्टॉल ना करूं तो 5,000 रुपये महीना की चोरी चकारी भी चल रही है। मुझे बताओ इंस्टॉल कराना चाहिए कंट्रोल सिस्टम या नहीं? कराना चाहिए या नहीं? देखो अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं नहीं कराना चाहिए, कुछ बोल रहे हैं कराना चाहिए। सर नहीं कराना चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं ना कि कराना चाहिए, यही कॉस्टली अफेयर है जो आप सोचते नहीं हो। बाबू हमेशा ध्यान रखो प्लीज, मेरी तरफ तो सोचो और देखो बेटा, बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम द कंट्रोल सिस्टम शुड बी ग्रेटर देन इट्स कॉस्ट। यही होना चाहिए ना, कंट्रोल सिस्टम का फायदा ज़्यादा होना चाहिए और कॉस्ट कम होनी चाहिए। अब यहाँ फायदा कितना होगा? 5,000 रुपये महीना बच जाएंगे, साल के 60,000, 5 साल के 3 लाख खर्च कर दिए, 5 लाख, 5 लाख खर्च करके 3 लाख बचाना, ये कौन सी समझदारी है? इसी सिचुएशन को बोला जाता है कॉस्टली अफेयर, कि ज़्यादातर दुनिया बेनिफिट सोचती नहीं है कंट्रोल सिस्टम का कितना होगा, और कॉस्ट इंकर करके बैठ जाती है बहुत ज़्यादा। एक हैंडसम सी कॉस्ट आपने इंकर कर ली और बेनिफिट मिल रहा है बहुत ज़रा सा। कंट्रोलिंग फिर महंगी नहीं पड़ेगी? फिर कहाँ से कंट्रोलिंग सस्ती पड़ेगी? महंगी तो पड़ेगी, यही तो लिमिटेशन है। हाँ जी सर। देखो अब मैं
अब डेटा में नहीं बात करनी है हमने, इधर उधर की बात करनी है। चल अगर ये डिसाइडेड नहीं है कि 5,000 की चोरी करेगा तो कह रहा है अगली बार ये 20,000 की भी कर सकता है, तो अगली बार 2,000 की भी तो कर सकता है। भैंस उस पर भी कट लो ना, 20 पे क्यों जाना है। मैंने एक डेटा दिया, तो डेटा के हिसाब से बोलता ना। तो तुझे क्या लग रहा है, ये मैं तो इंतजार कर रहा था कोई बोलेगा। 13वां 14वां बैच है मेरा ये, हर बैच में क्वेश्चन आता है ये। रिवीजन बैच में 10-15 अलग आएंगे ना, तुम चुप बैठे रहना, उन 10-15 से में भी एक क्वेश्चन पूछेगा यही से तो तूने पूछा। मुझे पहले से पता होता है कब किसने कहाँ क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि यार हम हैं तो सब एक जैसे ही, हमारी टेंडेंसी एक जैसी। 13वां 14वां बैच पढ़ा रहा हूँ, हमेशा एक क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, हमेशा सेम क्वेश्चन का। हम कभी जनरल बात सोचते ही नहीं, हम एक्सेप्शनल सोचते हैं। मैं तो वेट कर रहा था क्वेश्चन आएगा कहीं ना कहीं से। तो वो बात समझ में आती है कि कंट्रोलिंग कॉस्टली अफेयर कब पड़ता है, जब कंट्रोल सिस्टम की कॉस्ट ज़्यादा हो बेनिफिट से। क्लियर है बात। अब मुझे एक बार थर्ड और फोर्थ हेडिंग पढ़कर बताना, फिर सेकेंड। वो सेकेंड हेडिंग आती है लिटिल कंट्रोल ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर। वो देखो कोई भी बिजनेस है अपने इंटरनल फैक्टर को कंट्रोल कर सकता है, बट एक्सटर्नल फैक्टर कंट्रोल करना बस में नहीं होते किसी के भी। और जहाँ पर बेटा एक्सटर्नल फैक्टर कंट्रोल नहीं होते और बहुत सारे फैक्टर साथ साथ बदलते हैं, कंट्रोलिंग फेल हो जाती है, काम नहीं कर पाती। एग्जाम्पल देता हूँ 2-4, समझ में आएगा अच्छे से आपको। बाबू प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, आपने बहुत सारी बात पढ़ी थी मुझसे उस फर्स्ट लेक्चर में। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, जिसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, कोई लोग गोल बोलते हैं, कोई बेंचमार्क बोलते हैं, सब एक ही जैसी बात है। मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया, मैं कंपनी हूँ मान लो नेस्ले, हमने मैगी के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट सेट किया, ठीक है। उस बहुत बड़े को भी मैं बहुत छोटा करके लिख रहा हूँ कि हम 10 करोड़ पैकेट बेचेंगे इस साल, ठीक है। बाबू हमने डिसाइड करा कि हमारा टारगेट है 10 करोड़ पैकेट बेचेंगे। बेटा तुरंत ही 4 दिन के बाद ही हमारे टारगेट सेट करने के बेटा कहीं ना कहीं न्यूज़ आनी शुरू हो गई कि जो मैगी मार्केट में अवेलेबल है उसमें लेड की क्वांटिटी ज़्यादा है, कुछ लेबोरेटरीज की टेस्ट रिपोर्ट आ गई। कई लोगों ने मैगी के खिलाफ केस कर दिया, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बिल्कुल बदल गया, गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारे खिलाफ हो गई, कोर्ट्स हमारे खिलाफ बैठ गई। बाबू देखो आप इंटरनल फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो। क्या मैं गवर्नमेंट पॉलिसी कंट्रोल कर सकता हूँ, कोर्ट को कंट्रोल कर सकता हूँ, कॉम्पिटिटर को कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटर भी तो मार्केट में ज़्यादा ऐड करने लग गए थे। अगर थोड़ा सा आइडिया हो, ये भी बहुत ऐड कर रहा था मेरा। पतंजलि, बाबा जी भी मैगी ले आए थे, बाबा जी को लगा ये बहुत बढ़िया मौका, ये भी कमा लो। आपको पता है पतंजलि भी लाया था नूडल्स, और उन्हीं दिनों लाया था जिस दिन ये बैन हो रही थी, ठीक है ना। तो सर कॉम्पिटिटर को कंट्रोल करना, गवर्नमेंट पॉलिसी को कंट्रोल करना, लीगल एनवायरमेंट, कोर्ट को कंट्रोल करना, सर कस्टमर को कंट्रोल करना, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं। कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी तुरंत बदल गया था, मैगी के खिलाफ हो गए थे लोग। सर हम कंट्रोल नहीं कर सकते किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। जब हम कंट्रोल नहीं कर सकते ऐसी जगह पर बेटा कंट्रोलिंग बिल्कुल फेल है। यहाँ सारे एक्सटर्नल फैक्टर आपके खिलाफ बदल जाते हैं, बदल गए। अब क्या हुआ, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या आई, 0, काम ही नहीं हुआ इस पूरे साथ, एक यूनिट नहीं बेची। अब क्या कहोगे, कंपैरिजन कर दो, डेविएशन निकाल दो, सारी डेविएशन है। क्या पॉसिबल कॉजेज ऑफ डेविएशन है कि कोर्ट हमारे खिलाफ है, क्या इनके खिलाफ एक्शन क्या लोगे, करेक्टिव कुछ कर सकते हो, कंट्रोलिंग फेल। जहाँ एक्सटर्नल फैक्टर आपके खिलाफ बदल जाए वहाँ कंट्रोलिंग कुछ नहीं कर पाती, बिल्कुल फेल। ये कंट्रोलिंग की भी लिमिटेशन है बिगेस्ट। क्लियर है बात। कोई भी बिजनेस अपने अंदर के फैक्टर को कंट्रोल कर सकता है, बाहर कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।